Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing Unit 5 Information Technology Act 2000. उसका एक particular topic that is cyber crime. Okay, so cyber crime का मतलब क्या होता है? अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो वी विल बी गेटिंग टू वर्ड्स साइबर एंड क्राइम. साइबर का मतलब होता है कि कुछ भी जो भी चीज़ रिलेटेड है टू द इंटरनेट टू द कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं साइबर. जैसे साइबर कैफे होता है, साइबर कैफे में क्या होता है, वहाँ पे आप जाते हो तो उधर आपको कुछ कंप्यूटर्स दिखते हैं और उन कंप्यूटर्स में कैसे काम होता है, थ्रू इंटरनेट. तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और लाइक पीपल यूजुअली सिट और उनका वहाँ पे काम होता है बैठ के आराम से, तो इसलिए उसे साइबर कैफे बोलते हैं. तो साइबर का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम बोलें तो इट इज़ लाइक रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स. क्राइम क्या होता है? क्राइम होता है कोई भी इलीगल एक्ट फॉर विच समवन कैन बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट. कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से हमको पनिशमेंट मिल सकता है. कहाँ से? गवर्नमेंट के थ्रू. मतलब इलीगल चीज़ें जो हमारी कंट्री लेवल पे इलीगल है उसको हम क्राइम बोलते हैं. एक कंट्री में कुछ क्राइम हो सकता है, एक कंट्री में वो क्राइम नहीं हो सकता. जैसे इलीगल वेपन होता है, मतलब वेपन्स रखना इंडिया में इट इज इलीगल, पर इन यूएस से इट इज लीगल. सो वेपन रखना इंडिया में तो क्राइम है, लेकिन यूएसए में इट इज नॉट अ क्राइम. ठीक है, ओके. So cyber crime refers to any crime that involves a computer or a network. मतलब cyber crime क्या हो गया? कोई भी क्राइम जिसमें हमारा एक कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क इन्वॉल्व हो. ठीक है, cyber crime refers to any crime that involves a computer or a computer network. मतलब जिस क्राइम में हम कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर रहे हैं उसे हम साइबर क्राइम बोलेंगे. It is an unlawful act where the computer is either the tool or target or both. टूल मतलब या तो हम कंप्यूटर का यूज करके कोई क्राइम कर रहे हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, या फिर हम डायरेक्ट कंप्यूटर को ही टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमने कंप्यूटर वायरस भेज दिया, कंप्यूटर मालवेयर भेज दिया, या कंप्यूटर वेंडलिज्म हमने कर दिया. ठीक है, तो टूल भी हो सकता है, टारगेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. Cybercrime includes offenses that are committed against individuals and groups of individuals with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm or loss to the victim. मतलब साइबर क्राइम सारे ऑफेंसेस हैं जो या तो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप के अगेंस्ट हम लोग करते हैं. ठीक है, और मोटिव हमारा हमेशा क्रिमिनल रहेगा, इंटेंशनल रहेगी हमारी कि हम सामने वालों को हार्म करें या उसकी रेपुटेशन को हार्म करें, उसे मेंटली या फिजिकली हार्म करें. तो साइबर क्राइम इज इलीगल. जो भी सारी चीज़ें इलीगल है ना कंट्री, बट जो हम वी आर यूजिंग कंप्यूटर टू कमिट दैट क्राइम, तो दैट इज साइबर क्राइम. ओके, देन लेट अस understand the difference between the cyber crimes and the conventional crimes. So cyber crimes are also called computer crimes और conventional crimes हमारे traditional crimes भी बोले जाते हैं. मतलब जो पहले से ही होते हुए आ रहे हैं, बिना जब कंप्यूटर नहीं था उस टाइम से होते हुए आ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिशनल क्राइम्स. साइबर क्राइम में क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी, whereas conventional crime में you may use the computer, may not use the computer. तो यहाँ पे रहता है कि कभी हम यूज़ कर भी सकते हैं, कभी नहीं. फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है, उसने प्लान करा टू मर्डर समवन और फिर वो सिर्फ कुछ लाइक यूज़ कर रहा है मोबाइल फ़ोन या कोई कंप्यूटर नेटवर्क उस इंसान को ट्रैक करने के लिए. ठीक है, तो वो हमारा ट्रेडिशनल क्राइम हो रहा है, लाइक मर्डर, लेकिन यूज़ का क्या हो रहा है? कंप्यूटर. तो हम इस क्राइम को ट्रेडिशनल क्राइम में ही मानेंगे. तो ट्रेडिशनल क्राइम में यू मे यूज द कंप्यूटर और मे नॉट, पर साइबर क्राइम में इट इज कंपल्सरी होता है कि कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो. देन साइबर क्राइम्स नो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड टू कमिट अ क्राइम, हेंस नो फिजिकल एविडेंस. और कन्वेंशनल क्राइम में कन्वेंशनल क्रिमिनल्स जनरली लीव ट्रेसेस ऑफ अ क्राइम थ्रू ईदर देयर फिंगरप्रिंट्स और अ फिजिकल एविडेंस. मतलब फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है साइबर क्राइम में. मतलब अगर आप किसी को फोर्सेस स्टॉक कर रहे हो तो अपने फ़ोन से भी स्टॉक कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से भी, या कहीं साइबर कैफ़े में जाके बैठ के किसी को स्टॉक कर सकते हो. ठीक है,
तो वहाँ पे आपके फिजिकल ट्रेसेस तो नहीं मिलेंगे ना किसी को, कि आपको फॉर एग्जांपल आप आए और आपने किसी की प्रोफाइल खोल के देखा और फिर आप चले गए, तो किसी को थोड़ी पता चलेगा कि उसकी प्रोफाइल किस किसने देखी है, किस किसने चेक करा है, या किसने उसकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिया है। वहाँ पे कोई भी ऐसे ट्रेसेस नहीं होते। वेरस कन्वेंशनल क्राइम जो होता है वहाँ पे जनरली कुछ ट्रेसेस छूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोरी करने गया है किसी के घर में, तो हो सकता है वहाँ पे उसका बाल गिर जाए या फिर उसका कोई फिंगरप्रिंट्स रह जाए, तो वहाँ पे हमारे फिजिकल ट्रेसेस रह जाते हैं ट्रेडिशनल क्राइम में। ओके, then cyber criminals can easily use any fake identity when they commit a crime, whereas it is difficult for the conventional criminals to fake their gender, race or age. साइबर क्राइम्स में क्या है, अपनी आइडेंटिटी फेक करना बहुत ईजी है। जैसे कोई भी फेक अकाउंट बना लेता है। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट अ फेक अकाउंट ऑन सोशल मीडिया, एज वी ऑल नो। फेक अकाउंट तो हर कोई बना के रखता ही है टू स्टॉक समवन, है ना। लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू फेक योर आईडी। जैसे अगर कहीं भी कोई क्राइम हुआ है, वहाँ पे किसी का फुटप्रिंट भी मिल गया ना, तो फुटप्रिंट का वो जो होते हैं फॉरेंसिक लैब वाले, वो चेक करेंगे तो वो उस फुटप्रिंट को ही देख के बता सकते हैं कि वेदर ये एक किसी फीमेल का है या मेल का फुटप्रिंट है, ठीक है। और अगर किसी का बाल मिल गया तो उससे पता चल जाएगा कि इसका डीएनए ये है और ये इस बंदे का बाल हो सकता है। अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आजकल तो बायोमेट्रिक होता है, सब कुछ आधार कार्ड पे ही है, तो फिंगरप्रिंट से तो बहुत इजीली इंसान ट्रैक हो जाता है ना। तो मतलब आइडेंटिटी हाइड करना साइबर क्राइम्स के पॉइंट में इट इज़ वेरी इजी, पर कन्वेंशनल क्राइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेक योर आइडेंटिटी। Next point is it generally takes a long time to locate the identity of the cyber criminals. मतलब अगर किसी ने साइबर क्राइम करा है, फॉर एग्जांपल कोई किसी को स्टॉक कर रहा था और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, ठीक है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि किसने स्टॉक करा था चेक करना। पहले तो अगर फॉर से पता भी चल गया कि इस ईमेल एड्रेस से हुआ है, तो वो ईमेल एड्रेस किसका है, क्या पता वो फेक हो, है ना। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उसने किसी ने आइडेंटिटी किसी की थेफ्ट करने के लिए, मतलब उसका डेटा निकालने के लिए कहीं कैफ़े में बैठ के किसी की आइडेंटिटी चोरी करी, ठीक है, तो आपको कैफ़े का आईपी एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन उस कैफ़े में किस बंदे ने वो काम करा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक ना। तो साइबर क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी ट्रैक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में थोड़ा कम टाइम लगता है। उसका जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड रहता है ना कन्वेंशनल क्राइम का, कंपैरिजन अगर हम करें साइबर का और कन्वेंशनल का, तो कन्वेंशनल थोड़ा जल्दी ट्रैक कर पाते हैं कि किस इंसान ने, किस बंदे ने ये क्राइम किया है, क्योंकि हमें फिजिकल ट्रेसेस मिल जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट, cyber crimes do not require to use any force, physical, violent, whereas use of violent force that may result in physical injuries in case of conventional crimes. देखो, अब for say if someone is doing like कोई भी साइबर क्राइम ले लेते हैं, जैसे कोई अगर फिशिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब वो आपको एक लिंक भेज रहा है आपको आपकी कुछ डिटेल्स लेने के लिए, ठीक है। फिशिंग इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम। अगर फिशिंग हो रही है, सिर्फ आपके पास लिंक आ रहा है, अब इट इज टोटली अप टू यू वेदर टू ओपन दैट लिंक और नॉट, है ना। तो वहाँ पे कोई फिजिकल फोर्स तो नहीं लग रही ना, आपके फोन पे या मेल पे कोई लिंक आ रहा है, उस पर लिखा है कि मुबारक हो, आपको ये लॉटरी लगी है, जस्ट पुट इन योर डिटेल्स और अपना प्राइस क्लेम कर लो, है ना। फिर क्या पता वो आपकी डिटेल्स किसी गलत काम में यूज हो जाए। तो यहाँ पे लेकिन कोई फोर्स या फिजिकल या फिर कोई मार पिटाई तो नहीं हो रही है ना। लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में हो सकता है कि कोई फिजिकल इंजरी हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे कोई चोर आए घर में, रात को चोरी करा उसने, फिर घर वालों को उठ के देख लिया कि अरे हमारे घर में चोरी हो रही है, तो हो सकता है वो चोर हार्म पहुंचा दे उस घर वाले को जिसने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, उसे मारे, हो सकता है चाकू मार दे या कुछ भी मार के निकल जाए। तो यहाँ पे फिजिकल वायलेंस या फिर एक फिजिकल इंजरी हो रही है, लेकिन साइबर क्राइम में काफी कम होता है ये, और इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। अगर मैं अपने फोन से किसी का फॉर से फोन हैक कर रही हूँ, अपने घर में बैठ के मैंने अपना कंप्यूटर खोला और मैंने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करके हैकिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है ना, तो वहां पे कोई फिजिकल फोर्स नहीं लग रही ना, कोई जरूरत ही नहीं है।
सो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड इन साइबर क्राइम, इन कन्वेंशनल क्राइम, वेयर साइबर क्राइम में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट, cyber crimes are committed on a large scale because in such a crime their physical proximity to the criminal is not required, whereas conventional crimes are committed on a limited scale as the conventional criminals come in physical proximity to the victims. जो साइबर क्राइम है ना वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों पे हो सकता है. फॉर से अगर मैं हैकिंग करना चाहती हूँ किसी कंपनी का पूरा डेटा, तो अपने घर में बैठ के पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा हैक कर लिया. अब चाहे वो कंपनी के बहुत सारी ब्रांचेज हों, ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई हों, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम पे लार्ज स्केल पे हो सकता है साइबर क्राइम. लेकिन जो कन्वेंशनल क्राइम है, अगर मुझे किसी की आईडी चोरी करनी है तो मैं जाके एक एक स्टूडेंट की, फॉर से ड्यू में मैं गई किसी दिन, मैं सोचा मुझे आईडी चोरी करनी है, तो बच्चों की एक एक की आईडी चोरी करने में मतलब ये काफी टाइम लग रहा है. और लिमिटेड स्केल पे ही कर सकता है ना. ऐसा तो नहीं कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की आईडी एक ही बारी में चोरी हो जाए या एक ही दिन में चोरी हो जाए. इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन साइबर क्राइम के थ्रू अगर आपको किसी का डेटा निकालना है तो आप विद इन द सेकेंड्स और विद इन द मिनट आप इजीली किसी का भी डेटा हैक कर सकते हो. और इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रिमिनल एंड द विक्टिम. जैसे अगर दिल्ली में बैठ के कोई केरला का इंसान का डेटा निकालना चाहता है तो वो बैठे बैठे घर पे निकाल रहा है. वहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंट डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दिल्ली टू केरला में, है ना. तो उसे केरला जाके वहाँ पे उसकी आईडी थेफ्ट नहीं करनी पड़ रही. घर बैठे वो उसका आईडी चोरी कर रहा है यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम. तो इधर से 2 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं कि जो साइबर क्राइम है वो लार्ज एरिया में हो सकता है बहुत जल्दी एक छोटे टाइम पे, वेयरएज जो कन्वेंशनल क्राइम है वो लार्ज एरिया में नहीं हो सकता, वो लिमिटेड स्केल पर ही हो सकता है. दूसरी हमें ये मिल गई कि प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द क्रिमिनल और विक्टिम इन केस ऑफ साइबर क्राइम्स ज़्यादा हो सकती है. लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में अगर आपको चोरी करनी है या फिर किसी का मर्डर करना है तो आप उसके घर पे ही जाओगे ना. तो वहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द क्रिमिनल और विक्टिम, हमेशा ज़्यादातर कम ही रहता है. ओके, नेक्स्ट, साइबर क्राइम्स आर रिलेटिवली इजियर टू कमिट, वेयरएज कन्वेंशनल क्राइम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. देखो साइबर क्राइम इजी कैसे हैं, किसी ने सोचा हैकिंग करनी है, अगर वो बहुत अच्छा आईटी मास्टर है, मतलब उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर्स और सारे सॉफ्टवेयर्स की, तो घर में बैठ के आराम से कर सकता है उसे जितनी भी हैकिंग करनी है. लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको लाइक इफ समवन वांट्स टू इंटेंशनली वांट्स टू हार्म समवन तो उससे घर से निकलना पड़ेगा और फिर जहाँ पे विक्टिम है उसके पास जाना पड़ेगा, देन उसे अपना कन्वेंशनल क्राइम करना पड़ेगा, है ना. तो इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू साइबर क्राइम्स. Okay, next is cyber crimes may remain undetected for a long period of time due to lack of evidence, whereas conventional crime generally get detected immediately or within the reasonable period. जो cyber crime है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है आपको डिटेक्ट करने में कि कौन क्रिमिनल है. कभी कभी तो गलत क्रिमिनल को ही पकड़ लेते हैं. जैसे एक रिसेंटली केस आया था ना बॉयज़ लॉकर रूम में, तो काफ़ी सारे लड़कों को पकड़ लिया था, लेकिन हमें बिल्कुल एंड में पता चला कि वो सारी हरकतें किसी लड़कों की नहीं, कुछ लड़कियों की हैं, है ना. तो टाइम लग जाता है क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिल पाते हैं कि एक्चुअल में किस इंसान ने किया है इन केस ऑफ साइबर क्राइम, वेयर एज कन्वेंशनल क्राइम में जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं हम क्राइम. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. साइबर क्राइम के एग्जांपल्स हो गए हैं हमारे स्पैमिंग, पोर्नोग्राफी, फ्रॉड, फिशिंग, वेब डिफेसमेंट, साइबर स्टॉकिंग, साइबर टेररिज्म एक्सेट्रा. वेयरएज कन्वेंशनल क्राइम के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं: मर्डर, रॉबरी, किडनैप, ह्यूमन एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा. सो ये कुछ हमारे डिफरेंस हैं बिटवीन द साइबर क्राइम और कन्वेंशनल क्राइम. होप आपको समझ आए होंगे. ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइबर स्टॉकिंग. सो जनरली क्वेश्चन आ जाता है आपको कि एक्सप्लेन टू एनी 2 साइबर क्राइम्स, तो इसलिए हम 2 साइबर क्राइम्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. द फर्स्ट वन इज साइबर स्टॉकिंग. स्टॉकिंग का अगर हम एक बेसिक मीनिंग देखें तो मतलब टू फॉलो. आप किसी को फॉलो करते हैं तो बोलते हैं ना स्टॉकिंग. तो अगर आप यू आर यूजिंग लाइक मोबाइल फोन या कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ठीक है, तो उसे हम साइबर स्टॉकिंग बोल देंगे. ठीक है, साइबर स्टॉकिंग इज अ क्राइम इन विच द अटैकर हैरेसेस victim using electronic communication such as email, instant messaging or messages posted to a website or a discussion group.
मतलब साइबर स्टॉकिंग ऐसा क्राइम है जहाँ पे आप पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीन यूज़ करते हो, ठीक है, चाहे ईमेल हो गया, चाहे आप मैसेज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डिस्कशन ग्रुप हो सकता है। आप विक्टिम को आप कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस भेज रहे हो सकता है उसे मेंटल हार्म हो, या फिर ड्यू टू दैट मैसेजेस वो इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ जाए कि वो सुसाइड कर ले, तो मेंटल और फिजिकल हार्म हो सकता है ड्यू टू साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मतलब कौन से टाइप का है, लाइक इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? लाइक पॉजिटिव कैसे होता है? यूजुअली वी यूज टू स्टॉक द सेलिब्रिटीज जो हमें पसंद होते हैं। हम किसी भी लाइक SRK को अगर यू आर लाइक डेली यू आर ओपनिंग योर इंस्टा जस्ट टू लुक द SRK की प्रोफाइल को देखने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो स्टॉकिंग। पर वो ऐसा नहीं है कि इट्स अ क्राइम, बट लाइक इफ़ यू आर ओपनिंग द फेसबुक डेली और एक किसी पर्टिकुलर इंसान का पेज खोल के आप देख रहे हो कि अच्छा आज ये यहाँ जा रहा है, आज वहाँ जा रहा है, और आपकी इंटेंशन है टू हार्म दैट पर्सन, तो उसे हम साइबर स्टॉकिंग बोलेंगे। ओके, साइबर स्टॉकिंग रिलाइज अपॉन द anonymity afforded by the internet to allow them to stalk their victim without being detected। मतलब जो साइबर स्टॉकर्स है ना, वो डिपेंड रहते हैं अनोनिमिटी मतलब सिक्रेसी या फिर कॉन्फिडेंशियल या फिर अननोन, ठीक है ना। तो मतलब जो हमारे को इंटरनेट ने ये सिक्रेसी वाला एक एडवांटेज दिया है ना, साइबर स्टॉकर जो है ना उसी पे डिपेंड रहता है कि फॉर से अगर कल को इंस्टाग्राम पे एक न्यू कोई भी एक न्यू अपडेट आ गया कि अगर आप किसी की प्रोफाइल खोल के देख रहे हो ना तो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, है ना, तो फिर आप स्टॉकिंग बंद कर दोगे कि भैया सामने वाले के पास फॉर से मतलब कोई नोटिफिकेशन ना चला जाए, आपके दिल में से डर रहेगा। लेकिन अभी क्या है, लाइक यू कैन ओपन किसी का भी प्रोफाइल और उसको आराम से आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो वहाँ पे अनोनिमिटी आपको किसने दी है? कि आपका जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रहे, इंटरनेट ने, है ना। तो साइबर स्टॉकर इसी चीज़ पे रिलाई करते हैं कि भैया हमारे पास तो सिक्रेसी है, हम आराम से किसी को भी स्टॉक कर सकते हैं, और हमारे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है तो वी कैन इम्प्लीमेंट दैट प्लान, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग मैसेजेस डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पैम। देखो, साइबर स्टॉकिंग और ऑर्डिनरी स्पैम में डिफरेंस होता है। जो स्पैम होता है ना वो यूजुअली आपको एक मतलब लगातार मैसेजेस आते रहते हैं, जैसे एयरटेल के आते रहते होंगे आपके पास कि आपको ये ऑफर मिल रहा है, ये ऑफर मिल रहा है, आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। ये अननेसेसरी मैसेजेस हैं जो आपको सिर्फ अनॉय करते हैं। लेकिन जो साइबर स्टॉकिंग होता है ना, वो मैसेज आपको जैसे लगातार अगर कोई धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं तो उसे हम साइबर स्टॉकिंग बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर से अगर कोई आपकी पोस्ट में कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो उसे भी हम साइबर स्टॉकिंग बोलेंगे कि आपने आज पोस्ट डाला, उस पर भी कमेंट आ गया, फिर डाला, फिर कमेंट आ गया, लाइक कंटिन्यूअसली द पर्सन इज स्टॉकिंग यू, और आपके हर पोस्ट में द पर्सन इज कमेंटिंग, तो उसे भी हम बोलेंगे साइबर स्टॉकिंग। द नेक्स्ट इज साइबर टेररिज्म। सो सिर्फ टेररिज्म का अगर हम मीनिंग समझें तो इट इज़ लाइक अनलॉफुल चीज़, मतलब अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंट अगेंस्ट द सिविलियंस। मतलब मेन क्या रहता है, जो सिविलियंस हैं ऑफ अ कंट्री, जो सिटीजन्स हैं ऑफ अ कंट्री, उनके बीच में आपको डर फैलाना। जो टेररिस्ट होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि आपकी कंट्री में जो सिटीजन्स हैं ना उनके दिल में डर आए, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो मतलब उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाए, है ना। गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए और आपके सिविलियंस को परेशान करने के लिए तो टेररिस्ट का मेन मोटिव रहता है। अगर वो साइबर के थ्रू होगा तो हम उसे बोलेंगे साइबर टेररिज्म। लाइक अगर टेररिस्ट कोई इंटरनेट या कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे साइबर टेररिज्म। सो लेट्स सी, साइबर टेररिज्म इज एनी प्री प्लान्ड politically motivated attack against the information, computer system, computer program and data which result in violent against the civilians targets। मतलब सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, और मेन उनका क्या रहता है, कोई इंफॉर्मेशन, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाए फॉर से किसी कंट्री की, लाइक कोई कंट्री है फॉर एग्जांपल कोई भी जो इंडिया से जिसके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो वो कंट्री सोचेगी कि चलो लेट्स इंडिया का कुछ डेटा वगैरह हैक करते हैं और फिर इंडिया को एक नेशनल लेवल पे हम हार्म पहुंचाते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज
साइबर टेररिज्म, क्योंकि पूरे एक इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, पूरी कंट्री को, एक नेशन को टारगेट किया जा रहा है. Unlike a virus or a computer attack that result in a denial of the service, a cyber terrorist attack is designed to cause physical, violent or extreme financial harm. तो जो नॉर्मल हमारे वायरस होता है उससे क्या होता है, आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर देता है, या लिखा आता है बार बार कि विंडोज स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, वो नॉर्मल वायरस होता है. लेकिन जो साइबर टेररिज्म होता है ना, उसमें आपको फिजिकल हार्म भी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल हार्म भी हो सकता है. फॉर से कुछ लोग बैठ के साथ में कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और वो यूएसए के कुछ लोगों से डेली उनको फाइनेंशियल हार्म पहुंचा रहे हैं. तो अगर वो बहुत बड़े स्केल पे हो गया ना, तो उसको भी हम साइबर टेररिज्म बोल सकते हैं. द नेक्स्ट इज साइबर टेररिस्ट टारगेट्स इंक्लूड द बैंकिंग इंडस्ट्री, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स एंड वाटर सिस्टम्स. तो ये देखो क्या है, अगर किसी आप देख सकते हो ना, ये एग्जांपल से पता चल रहा है कि उनका साइबर टेररिज्म का, जो साइबर टेररिस्ट का मेन जो एरिया रहता है अटैक करने का, वो ये सारे रहते हैं, बैंकिंग या मिलिट्री. तो इससे क्या पता चल रहा है, कंट्री लेवल पर हो रहा है ना, मतलब पूरी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या उनके पावर प्लांट्स के बारे में पता चल जाए, तो वी कैन डू दिस एंड दैट, तो साइबर टेररिज्म में आएगा. Then next is cyber terrorism can occur over the public internet, over private computer services, or even through secured government networks. अगर फॉर से कोई इंडिया का पूरा डेटा हैक करना चाह रहे कि इंडिया में कौन कौन लोग रहते हैं और वो लोग किस एज के हैं और हम किसको अटैक कर सकते हैं, तो वो क्या है, गवर्नमेंट डेटा पे ही तो अटैक हो रहा है. तो ऐसा अगर हुआ तो इसको भी हम साइबर टेररिज्म ही बोलेंगे. Next is these are two examples of cyber terrorism. The first one is foreign government may use hackers to spy on other country intelligence communication in order to learn about where their troops are located or otherwise to gain a tactical advantage at war. जैसे अभी रशियन यूक्रेन का वॉर हो रहा है ना, तो वहाँ पे हो सकता है कि रशिया ने कुछ हैकर्स को या फिर यूक्रेन ने कुछ हैकर्स को हायर कर लिया और उनको बोला कि आप ना पूरा चेक करो कि जो अदर कंट्री है ना वो क्या क्या यूज़ कर रही है और कहाँ पे उसने अपने ट्रूप्स रखे हैं, मतलब कहाँ पे उनके फौजी हैं, मिलिट्री ने उन्हें कहाँ कहाँ लगाई हुई है और उनके पास कितना अभी लड़ाई का सामान बचा है, मतलब कितने मिसाइल्स बचे हैं या कितने मशीन्स बची हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के बारे में ऐसा करे तो उसे हम साइबर टेररिज्म ही बोलेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. Domestic terrorists may break into the private servers of a corporation in order to learn the trade secrets, steal banking information or perhaps the private data of their employees. For example, अगर किसी भी इंसान ने सोचा लेट्स कि रिलायंस या फिर कोई और कंपनी के सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ना उनका लेट्स हैक द डेटा और सारी इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, या इसका ये इतनी आगे कैसे बढ़ गई कंपनी, इनके ट्रेड सीक्रेट्स हम हैक कर लेते हैं, तो इसको भी हम साइबर टेररिज्म ही बोलेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको ये टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.